दोस्तों आपने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि आईएएस का एग्ज़ाम है ना, आईएएस का। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बताना, ये सब जो लोग आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सब यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके आए थे। ये आईपीएस अधिकारी हैं, ये फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं, ये आईएएस, ये शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। तो उसके पहले ये आईएएस थे, 1980 बैच, तमिलनाडु काडर। तो लेकिन दोस्तों आप कह रहे होंगे सर ये यूपीएससी एग्जाम देकर आए थे, ये सभी आईएएस अधिकारी तो है नहीं है, तो ये है क्या? तो दोस्तों मैं इसलिए आपको इस वीडियो के थ्रू चाहता हूं बताना कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सिविल सेवाओं का, सिविल सर्विसेज का। उसमें बहुत सी सर्विसेज रहती हैं एंड 20 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। कौन सी सर्विस बेस्ट है, ये देखो, ये अपनी अपनी सर्विस के साथ जस्टिस करते हुए आज देश के टॉप पोजीशंस पर हैं। तो क्या आप एक ऐसी सर्विस में चले गए जो कि शायद आपकी पर्सनालिटी से सूट नहीं होती थी? आप परेशान हो जाएंगे, जॉब में मज़ा नहीं आएगा। कौन सी सर्विस क्या प्रोफाइल ऑफर करती है, क्या जॉब है वहाँ पर, क्या प्रोग्रेशन है, करियर कैसा है, उसके बारे में चाहता हूँ बात करना मैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करें इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे सभी की सभी सेवाओं की, सर्विसेज की, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले ना हमें लगता है यूपीएससी ना सिलेक्ट करता है ठुकरा के मेरा प्यार वाले आईएएस को, है ना, कि अरे आईएएस टॉप मोस्ट बनूंगा मैं, दिखा दूंगा उसको, है ना, आईएएस। देन लगता है कि अरे नहीं नहीं, आईपीएस जो सबसे कड़क पुलिस वाले हैं वो आईपीएस, या फिर आईआरएस, है ना, केजरीवाल जी आईआरएस थे पहले। और हमने देखा भी था रेड मूवी में, जो भी देखा आपने कि अजय देवगन उसमें भी आईआरएस अधिकारी थे, छापा मारने जाते थे। हमें लगता है यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईआरएस की भर्ती करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी सिलेक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। देन ग्रुप ए सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखो हमारे देश में ना 2 तरह की सरकारें हैं, सेंटर और स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती करेगा अपने लिए कुछ पदाधिकारी, कुछ ऑफिसर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे दफ्तर हैं, उनको लीड करेंगे, चलाएंगे। एंड देन ग्रुप बी अधिकारी। तो दोस्तों ग्रुप बी अधिकारी क्या होते हैं? देखो बहुत सरल है। ग्रुप बी अधिकारी क्या होता है? आपने ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से एक स्कूल को इमेजिन करो। एक स्कूल में ना जैसे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे काम हैं, टास्क हैं पर्टिकुलरली, जो कि जिसमें लेट्स से बहुत ज़्यादा हमें जो डिटेल्ड नॉलेज या डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। लेट्स से कुछ सामान यहाँ से वहाँ रखना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जैसे स्कूल टाइम से चल जाए, बंद हो जाए, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी है। तो ग्रुप डी अधिकारी होते हैं सबसे, जो सरकार में जो ग्रुप डी देखते हैं आप, जो अधिकारी रहते हैं, जो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बल पर काम करेंगे। देन उनके ऊपर है ग्रुप सी, जो थोड़ा और अब बेहतर नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि उनका दायरा बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत जैसे नोटिंग बनानी आती हो, नोटिंग मतलब सरकारी जो कागज़ बनाने आते हो, किसी को रिप्लाई थोड़ा बहुत लिखना हो। उसके ऊपर है ग्रुप बी अधिकारी, जिनका दायरा और बढ़ जाएगा, और इंपॉर्टेंट टास्क हैं। लेट्स से स्कूल की अगर मैं एग्जांपल ले रहा था, तो स्कूल की एग्जांपल में लेट्स से जो टीचर बड़े बच्चों के, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के, और पर्टिकुलरली लीड करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, और भविष्य डिसाइड करेंगे, और इंश्योर करेंगे कि पूरा माहौल ठीक से चलता रहे। एंड उनके सबके ऊपर है ग्रुप ए अधिकारी, जो कि हैं बड़े बच्चों के टीचर्स, और रादर पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनका दायरा बहुत बड़ा है, ये सभी तरह के डिसीजन ले पाएंगे, समझ पाएंगे। ग्रुप ए अधिकारी इसलिए टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों क्या ग्रुप ए के ऊपर कोई होता नहीं है? यस सर, होते हैं बहुत सारे। तो ये ग्रुप ए ग्रुप बी की बात क्यों हो रही है? ग्रुप ए बी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये एंट्री है यहाँ पर हमारी। जो यूपीएससी का एग्जाम होगा ना, यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू जो हाईएस्ट हम लेवल पर भारत सरकार में एंटर कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भर्ती नहीं होती। उसके बियॉन्ड सिर्फ आप प्रमोशन से आगे जाएंगे, वो है ग्रुप ए। तो ग्रुप बी पे भर्ती होगी, ग्रुप बी के लोगों की प्रमोशन हो जाती है, 10 से 15 सालों में वो ग्रुप ए बन जाते हैं। लेकिन ग्रुप ए वाले अगर आप भर्ती लोगे तो ग्रुप ए से ऊपर जाओगे आप, एंड बहुत ही आप देखते हो कि टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं जो भारत सरकार की, वो ये ग्रुप ए अधिकारी ही चलाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। ओके, तो अब आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी अवेयर हो, तो उसके पहले मैं आपको एक अकेडमी ले चलता हूँ, जो भारत सरकार पुलिस के लिए भर्ती करती है, एंड भर्ती करके उनकी ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग की एकेडमी का नाम है नेशनल पुलिस एकेडमी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में। तो वहाँ पर ना एक ये शिला लगी हुई है, शिला मतलब एक ये स्टैचू, एक तरह से एक जो पत्थर नीचे लिखा हुआ है
कि माइकल एंजेलो का, इसमें साफ फोटो नहीं है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ लिखा क्या हुआ है। इसमें ना माइकल एंजेलो बहुत ही एक मशहूर शिल्पकार हुए, पत्थर को तराश के मूर्ति निकाल देते थे उसमें और ऐसा लगता है जान डल गई। तो माइकल एंजेलो को एक बार पूछा गया कि आप इतने बढ़िया स्टैचू कैसे बना लेते हो, ऐसा लगता है इसमें जिंदगी डल गई है, जान डल गई है। तो माइकल एंजेलो रिप्लाई करते हैं, माइकल एंजेलो बोलते हैं कि ना ये जो पत्थर था ना, इसमें स्टैचू हमेशा से एग्जिस्ट करता था, मैंने तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत अपने जो हथियार चलाकर मैंने इसमें से स्टैचू निकाल दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, हमेशा से ही इस पत्थर में ये स्टैचू एग्जिस्ट करता था। तो अकेडमी वाले यही कहते हैं कि आप सब में एक अच्छा ऑफिसर एग्जिस्ट करता है, हमें बस उसको थोड़ा तराश के बाहर निकालना है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में अच्छा ऑफिसर एग्जिस्ट करता था, राइट जॉब में जाओगे, तराश कर निकलोगे, तो ऐसा नाम कमाओगे दुनिया में, शायद देश की हम दिशा ही बदल दें। तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ लबासना बहुत ही फेमस है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो हमारी नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी है मसूरी में, वहाँ पर लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम। शीलम मतलब हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा मॉरल जो हम डेमिनर है उसकी बात करते हैं। ये सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा गहना है, कोई महंगा, कोई ब्रांड, कोई सोने चांदी के आभूषण आपको इतनी इज्जत नहीं दिलाते जितना आपका चरित्र दिलाता है। तो इसलिए बोलते हैं शीलम, हमें ऐसे ही ऑफिसर चाहिए जिनका चरित्र, मोरालिटी बहुत ही सॉलिड हो। हमें देश में बहुत सारे काम करने हैं, गरीबी मिटानी है, बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ अच्छी देनी है, अच्छा पानी, अच्छी हवा देनी है। तो अगर इमोरालिटी से भरे अफसर आ गए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए शीलम परम भूषणम ये भी वहाँ लिखा हुआ है। बहुत ही एक अच्छा, एक मोटिवेटिंग और एक जो एक मूविंग सा वर्ड है, तो मेरे को लगा आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ यूपीएससी में कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, सेवाएं नहीं सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, एंड उनके टाइप्स क्या हैं, एंड देन कोई जॉब प्रोफाइल के बारे में आइडिया मिल जाए तो बेहतर आप डिसीजन ले पाएंगे जीवन में। सैलरीज वैसे बदलती रहती हैं, नए नए पे कमीशन आएंगे तो सैलरीज ऊपर नीचे होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ओके, देखो दोस्तों, सबसे पहले ना देश में है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का एक कानून है, भारत सरकार ने बनाया है। भारत सरकार का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करता है, भर्ती करता है, एंड स्टेट्स में भेज देता है वेरियस ऑफिसर्स को, स्टेट्स की गवर्नेंस को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, तो अब कौन से हैं वो? IAS सबसे ऊंचे हैं इनमें IAS। आप देखेंगे ना दुनिया में, जैसे हमारे देश में पर्टिकुलरली जितने भी टॉप विभाग हैं, चाहे जो अगर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए पुलिस का काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो लेकिन आप देखेंगे जो पुलिस का भी जो टॉप अधिकारी होगा वो होम सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट कर रहा होगा। होम सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? IAS। ओके, देन हम आगे देखेंगे IRS के बाद रेवेन्यू का जो सेक्रेटरी होगा, और जो आप देखेंगे जो सारा का सारा रेवेन्यू का जितना भी जो सिस्टम होगा वो रिपोर्टिंग अंत में किसको करेगा? रेवेन्यू सेक्रेटरी को, वो भी होगा IAS। तो इसीलिए IAS जो अगर आप देखें 800-900 के आसपास भर्ती निकलेगी, उसमें से 170-80 के आसपास IAS की भर्ती रहती है। तो आप देखते हैं कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है, ये टॉप मोस्ट जॉब्स हैं। एंड देन लेकिन पुलिस सर्विस, पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर, जनता के बीच में रहने वाली जॉब, जो जनता आपको पहचानती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं सडनली यू बिकम वेरी फेमस, तो इसीलिए जो पुलिस का भी काम भी है। देन है फॉरेस्ट, जो ग्रेजुअली जैसे हमने देखा हमारे देश में फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की बात तेज होती जा रही है, तो फॉरेस्ट सर्विसेज भी अभी देखते हैं हम और इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। देन इसके सिवा हमारे, वैसे आपको मैं चाहता हूँ बताना, 2 और हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का प्रावधान है, लेकिन बनाई नहीं गई अभी तक। ओके ठीक है, तो 3 ही है हमारे देश में। देन ग्रुप ए सर्विसेज, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टॉप मोस्ट ऑफिसर चाहिए ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं, जो बाहर जाके काम करेंगे। फॉरेन सर्विसेज, कुछ देश हमारे देश में भी रहते हैं ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स। एंड देन रेवेन्यू के, जिसमें कस्टम है, कस्टम मतलब GST वगैरह जैसे आप देखते हैं, इनके भी ऑफिसर्स चाहिए। पूरा सिस्टम देखो, जो रेवेन्यू का सिस्टम है ना, रेवेन्यू का सिस्टम पूरे देश में फैला हुआ है। इतना जो एक बारीक तंत्र है ये, पूरे देश में रेवेन्यू से ज़्यादा आपको दफ्तर कहीं नज़र नहीं आते। एंड देन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, इनकम टैक्स है ना, जो आप कमाई करते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स, इसके भी दफ्तर बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट जैसे कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी, टैक्स चुकाएंगी ना। ओके, देन रेलवे इंपॉर्टेंट है, कुछ अकाउंट्स की चीज़ें हैं, एंड देन कुछ और भी सेवाएं हैं। देन ग्रुप बी भी है, मैंने आपको बताया। ग्रुप बी में डानिक्स एंड डानिप्स इंपॉर्टेंट है। डानिक्स इसमें देखो, समझ के देखो, अब ना आप ना एग्जाम्पल अज्यूम करो कि लेट्स से आप यूपी में रहते
रहते थे या गुजरात में या तेलंगाना में, कहीं भी आप अज्यूम करें, वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट्स भी अपने अपने लेवल पर रिक्रूटमेंट करती हैं, अफसर भर्ती करती हैं। लेकिन वो भर्ती करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जैसे डी से दिल्ली, डी से दमन दीव, डी से दादर नगर हवेली, ये एंड देन AN अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये ऐसी जगहें हैं, इनको भी तो अफसर चाहिए। तो ये कैसे भर्ती करेंगे सर? ये अपने आप खुद भर्ती कर लें सर, लेकिन ये तो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सेंटर की टेरिटरीज़ हैं। सेंटर की टेरिटरीज़ है, दैट मीन्स अगर भर्ती करनी है इन पर तो सेंटर ही करेगा। तो सेंटर की भर्ती करने की एजेंसी UPSC है, तो UPSC ने जो अपने कुछ अगर ग्रुप B लेवल की भर्ती का काम भी UPSC को ही सौंप दिया। सिमिलरली पौंडीचेरी या पुडुचेरी में भी यही सेम हमें देखने को मिलता है। देन कुछ आर्मी के, कुछ नेवी के और एयरफोर्स के कुछ हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर हमारे सिविलियन अफसर भी काम करते हैं बीच में, तो उनको जो AFHQ कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस, ठीक है। तो इसमें ये सेक्शन ऑफिसर लेवल पे भर्ती होती है ग्रुप B की। ओके, देन अब ना दोस्तों, अगर आपको समझना है ना ठीक से भारत सरकार को, तो ना ये 4 तरह की ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं हमारे देश में, उसके तरह से समझना, आपको ना जॉब प्रोफाइल एकदम से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, पूरा हमारा जो देश है, देश को अगर हम देखें डिवाइड किया गया बहुत सारे स्टेट्स में। स्टेट्स की आगे फर्दर डिवीजन होती है डिविजन्स में, डिविजन्स को हम फर्दर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स नीचे देखते हैं सब डिविजन्स में। तो ये प्राइमरीली स्टेट जो है, स्टेट के नीचे डिविजन्स, डिविजन्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन। अब इन सब को ठीक से चलाना अकॉर्डिंगली, जैसे आप देखेंगे तो कौन चला रहा है इनको, IAS अफसर, कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेवाएं बहुत सारी देनी है, हमने बहुत सारी सरकार ने स्कीम्स निकाली हैं, स्कीम्स ठीक से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, पॉलिसी ठीक से बन रही है नहीं बन रही है ना। तो IAS अधिकारी इसलिए ही बहुत ही पावरफुल एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम, इम्पैक्टफुल जॉब रहती है। और बहुत सारी सरकार की एजेंसीज हैं, सरकार के जो PSUs हैं, जो PSU का मतलब सरकार की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको भी तो लीड करना है IAS अधिकारी आपको नजर आएंगे। तो उसके बाद है दोस्तों रेलवे। रेलवे इतना बड़ा एक हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के जैसे हमें नज़र आता है कि इतने सारे लोगों को जॉब देता है, इतने सारे लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मूवमेंट है। तो इसीलिए रेलवे में, पहले देखो मैं आपको समझाता हूँ क्विकली, ये रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज होती क्या हैं। तो देखो 8 तरह के हमारे रेलवे में सेवाएं थी पहले, जिसमें से 3 थी नॉन टेक्निकल, 5 थी टेक्निकल। जैसे टेक्निकल में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है ना, ऐसे जो 5 जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल सेवाएं थी, 3 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में कौन सी थी? एक हमारे पास थी इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विसेज। जो पर्सोनल मतलब जो लोग भर्ती हो रहे हैं, अफसर भर्ती होंगे और जो भी बहुत सारी जगहों पे भर्ती होंगे, पर्सोनल, जनता से मैनेजमेंट करना। और इवन जो रेलवे में ना बहुत ज़्यादा लोग जो काम करते हैं, पर्सोनल्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, उसके लिए डिपार्टमेंट था IRPS, पर्सोनल सर्विसेज। देन एक था ट्रैफिक सर्विसेज, जो कि सबसे ही अहम डिपार्टमेंट था पूरे रेलवे के ट्रैफिक को मैनेज करने वाला, ठीक है। एंड ये जो IRTS, जो पर्सोनल सर्विसेज एंड अकाउंट सर्विसेज, रेलवे के अकाउंट्स को मैनेज करना, इन तीनों को मर्ज करके और एक ओवरऑल एक अथॉरिटी ऐसे बनाने की बात की गई जो रेलवे को मैनेज करे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो IRMS को पहले ना UPSC कह रहा था अलग एग्जाम से कंडक्ट करेगा, लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप कर दिया गया। अभी UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही IRMS की भर्ती भी होती है, इंपॉर्टेंट सेवा। देन हमारे पास है फॉरेन सर्विस। जैसे जैसे देश हमारा ग्रो करेगा, इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे यू विल सी कि हमारे फॉरेन के जो दफ्तर हैं, हमारे नागरिक बाहर रहते हैं, उन सबको भी अच्छी एक सेवाओं की रिक्वायरमेंट है। भारत सरकार की उपलब्धि दिखे वहाँ पर, भारत सरकार वहाँ पे उनके लिए कुछ हेल्प करे, भारत सरकार हमें प्रमोट करे, भारत को प्रमोट करे, ठीक है, बाहर के देशों में। तो इसीलिए फॉरेन सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसीलिए एक इंपॉर्टेंट, हमारे देश के बाहर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलती रहे, लोगों को अगर कोई हमारे नागरिकों को या किसी और को भी अगर ठीक से अगर सेवाओं की रिक्वायरमेंट है, वो हेल्प कर पाए। जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन में युद्ध हुआ तो वहाँ से लोगों को निकालना है, बच्चों को निकालना था, तो IFS अधिकारी एक्टिव हो गए बहुत रैपिडली। अच्छी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हमें देखने को मिली। देन उसके बाद डिफेंस एस्टेट। सर ये क्या चीज़ है, कभी सुना नहीं है डिफेंस एस्टेट? अरे सरल है, जैसे ना बहुत सारे ऐसी जगहें भी हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड्स। कैंटोनमेंट बोर्ड्स को जो रन करते हैं, वहाँ पर ऐसे DC वगैरह नहीं होते, वहाँ पर CEOs होते हैं। वहाँ पर ये कौन भर्ती करेगा? UPSC। एंड CEOs वगैरह कहाँ से आएंगे? डिफेंस एस्टेट सर्विसेज से आएंगे। देन मैंने आपको बताया जो डानेक्स, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जैसे दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वहाँ पर भी जो
एसडीएम लेवल की भर्ती होगी डानेक्स से होगी, पुलिस की भर्ती जो होगी वो हम डानिप्स से देखेंगे। सिमिलरली पौंडीचेरी की सिविल सेवाएं। तो ये हैं हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमें देखने को मिलती हैं। सिमिलरली दोस्तों दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है पुलिस की। तो देखो पुलिस में सबसे ही इंपॉर्टेंट जो ऑल इंडिया सर्विस वो है आईपीएस पुलिस सर्विस। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रखेगी एंड ग्रेजुअली ये ऐसी एक सेवा है जो बहुत लोगों के बीच में रहकर की जाती है, तो इसीलिए आपकी पब्लिक डीलिंग यूजुअली बहुत हाई होती है कंपेयर टू अदर सर्विसेज। एंड देन उसके बाद रेलवे को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए एक अलग सर्विस है। देन जो डानिप्स वाली जगहों पर पुलिस सेवाओं की, पौंडीचेरी की पुलिस सेवाओं की दूसरी, इसलिए हमारी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है पुलिस की। देन भारत सरकार जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है, बहुत सारी हमारी कंपनियां पैसा कमाती हैं, भारत सरकार की जो पीएसयूज हैं पैसा कमाती हैं, ठीक से पैसा आ रहा है, ठीक से पैसा हमने कलेक्ट किया, कहीं बीच में कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है ना, ये अकाउंट्स ठीक से मैनेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो IRS है जो इनकम टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम एक्साइज की बात करेंगे, ये वाले अधिकारी। ऑडिट एंड अकाउंट जो देखेंगे कि अकाउंट्स वगैरह जो बन गए उनकी ऑडिटिंग करनी है। सिविल अकाउंट्स, बहुत सारे भारत सरकार की और एजेंसीज हैं, पैसा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, वो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा, सिविल अकाउंट्स देखेगा। देन पोस्टल एंड टेलीग्राफ के अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस के हमारे बहुत सारी जो स्पेंडिंग होती हैं उनकी अकाउंट्स की सर्विसेज रहती है। देन इसके सिवा भारत सरकार की और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि हैं बहुत ही मज़ेदार सेवाएं। पोस्टल सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ, इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन को मैंने बोल्ड में कर दिया क्योंकि ना ये बहुत लाइमलाइट वाली सर्विस है। जैसे लाइमलाइट कैसे कि जैसे PIB आप इतने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो है ना, और जैसे योजना मैगजीन पढ़ते हो, और आप जो देखते हो भारत सरकार के टेलीविजन चैनल्स हैं, भारत सरकार का रेडियो पे उपलब्धि है, तो ये इन्फॉर्मेशन सर्विस रिक्वायर्ड रहेगी। एंड भारत सरकार ना बहुत सारा गोला बारूद भी बनाती है हमारे देश में है ना, आयुध बनता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के हमारे अफसर हैं। ट्रेड बढ़ रहा है हमारे देश का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ रहा है, उसके लिए स्पेशल एक सर्विस है। एंड देन आर्म्ड फोर्सेज में हमारे हेडक्वार्टर्स में भी हमारे कुछ सिविलियन ऑफिसर काम करते हैं, AFHQ सर्विसेज कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं IAS के बारे में बताने, जो सबसे ही महत्वपूर्ण सेवा है, सबसे ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कहाँ होती है इसकी आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी है जो एडमिनिस्ट्रेशन की, मसूरी में, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की ये जो प्रतिमा, एंड यू विल गो देयर एंड यू विल सी कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस एवर क्रिएटेड। एंड देन जॉब प्रोफाइल आपको पता है इसकी, पॉलिसीज जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स बनाएंगे एंड नीचे वाले जो लेवल के ऑफिसर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है, नागरिकों को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। एंड एक ये पासपोर्ट की फोटो लगा दी कि यूजुअली स्टूडेंट्स रियली लाइक इट कि पर्टिकुलरली कि ना ओहो ऑफिशियल पासपोर्ट मिलता है कुछ। और ना यहाँ पे ना रैंक्स देखो, शुरुआत करोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर डिप्टी डायरेक्टर एंड सो ऑन, सबसे टॉप पर है कैबिनेट सेक्रेटरी। हर बच्चा बन जाएगा क्या कैबिनेट सेक्रेटरी? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? सिंपल एक चीज़ समझ के देखो कि जॉब शुरू करते हो ना, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग 2 साल के बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर या फिर SDM लेवल पर आपको भर्ती मिलती है। देन उसके बाद 4 साल के बाद प्रमोशन, फिर आप जो एडिशनल DM के लेवल पर आ जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर आ जाते हो, उसके बाद प्रमोशन होते होते डिविजनल, प्रमोशन होते होते स्टेट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अंत में कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन एक बात देखो, 60 बरस के आसपास ही रिटायरमेंट की एज है ना, 60 बरस के आसपास है, 37 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे। 37, 60 में से 37 निकाल दो, कितना बना? 23। 23 साल के अगर मैं बियॉन्ड भर्ती हो रहा हूँ, एग्जाम मेरा क्रैक हुआ, 23 साल के बियॉन्ड कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं बन पाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप शुरू करते हैं इसको 21-22 की उम्र में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। अदरवाइज जो भी लेटर एंट्रेंस हैं, जो भी लेटर एंट्री करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी शायद ना पहुंच पाए, इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। सेक्रेटरी लेवल इटसेल्फ इज अ वेरी टॉप पोजीशन, सेक्रेटरी लेवल। तो लेकिन अगेन आप देख रहे हैं कि बहुत सालों की आपकी एक्सपीरियंस, सेवाएं, मेरिट सब कुछ काउंट होगा, तभी ही आप वहां पहुंचते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है ऑफ एन IAS ऑफिसर, जहां पर इंक्रीजिंगली ये टॉप मोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर लेवल पे पहुंचना इटसेल्फ इज अ पर्टिकुलर अचीवमेंट। ओके, देन यहाँ पे ना एक डिबेट आती है कि सर
IIT IIM ना कर लें, अगर IAS क्यों बने, आजकल तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो IAS थे उसके बाद वो चले गए कुछ और करने, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो IIT IIM हैं वो IAS करने आगे, चलता रहेगा ये प्रोसेस, है ना। क्योंकि दोनों में ही पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे सर कि इसको सिर्फ अगर आप सिर्फ ओनली एंड ओनली पैसे के टर्म में नापेंगे तो नॉट अ राइट वे टू लुक एट इट, है ना, नॉट द राइट वे टू लुक एट इट, कि पैसे की तरह से नहीं देखा जा सकता इसको, क्योंकि पर्टिकुलरली ना जो वर्क प्रोफाइल ना बहुत डाइवर्स है। IAS की वर्क प्रोफाइल तो बहुत डाइवर्स है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, उनको लीड करेंगे, कभी एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, कभी एजुकेशन में, कभी हेल्थ में, कभी डिसइन्वेस्टमेंट में, चलता ही रहेगी उनकी जर्नी, डाइवर्सिटी, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ पे पॉलिसीज़ के बारे में बात होगी, पॉलिसीज़ बदलने की बात होगी टॉप मिनिस्टर्स के साथ। तो इसीलिए नेटवर्क बहुत डीप होता है और पर्क्स काफ़ी अच्छे हैं, है ना। पर्क्स को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता डायरेक्टर लेवल पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था बीच में चार्ट, तो डायरेक्टर लेवल के बियॉन्ड आपको अपनी गाड़ी एटसेट्रा वगैरह मिल जाती है यूजुअली, है ना, जल्दी। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है एटसेट्रा तब तो आपको गाड़ी पहले ही मिल जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं और बाकी सब जगहों पर भी इवन रेवेन्यू एटसेट्रा सर्विसेज में भी आपको अपनी पर्सनल गाड़ी एटसेट्रा मिल जाती है। तो पर्क्स, रहना, खाना पीना, हेल्पर्स वगैरह रहते हैं, तो ये रिक्वायर्ड है, टॉप जॉब है हमारी भारत सरकार की, तो भारत सरकार इतने पर्क्स देती है। एंड देन ऑफ कोर्स सैलरीज भी इंप्रूव हो जाए आगे फ्यूचर में, सिंगापुर ने किया था ये, तो भारत सरकार भी कर दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि ये इम्पैक्ट वाली जॉब है, IAS इज एन इम्पैक्ट वाली जॉब, पर्टिकुलरली ना जैसे हमारा कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। डेवलपिंग कंट्री में हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूँ, डेवलपिंग कंट्री में रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें ऐसे ऐसे संसाधन, ऐसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसा माहौल बिल्ड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो पाएँ, एंड आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो ही देश की हमारी तरक्की भी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो कंट्रीब्यूट बेटर कर पाएंगे, सरकार के लिए अच्छा एक माहौल पैदा होगा, देश खुशहाल बनेगा। तो इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ विकास की बात हो रही है, सिर्फ ग्रोथ नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी ये वो, नहीं सर, विकास, कंट्री बदलेगा, यू विल बी चेंजिंग कंट्री। एंड प्लीज कीप इन माइंड, मैं ये नहीं कि मैं तो देखो खुद ना तो मैं IAS हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मैं स्टिल आपको चाहता हूँ बताना कि अगर आप IAS वगैरह नहीं है तब भी आप बहुत डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड करते हैं। देश बदल रहा है, बहुत सारे IIT IIM, नॉन IIT नॉन IIM लोग बदलते ही जा रहे हैं हर पल देश को एंड कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस भारत सरकार के पर्सपेक्टिव से बात करें तो IAS इज परहैप्स द मोस्ट इंपैक्टफुल एंड परहैप्स द मोस्ट डेवलपमेंट ओरिएंटेड जॉब दैट देयर इज। ओके, देन पुलिस सर्विस की बात भी करें तो इनकी वही मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में, एंड वहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपकी, और उसके बाद वही इंटरनल सिक्योरिटी हमें अच्छा रखना है, शासन अच्छा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस रहती है। तो इसीलिए दो तरह की सिस्टम है, नॉन कमिश्नरेट और कमिश्नरेट सिस्टम। मैं आपको क्विकली फ़र्क समझा देता हूँ। यूजुअली जो IAS अधिकारी होता है वहाँ पर आपका जो DC होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिश्नर होंगे, तो उन्हीं पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रहती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसे काम करती हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ही बने हैं एंड सिटीज़ ऐसे ही चलती हैं, जहाँ पर IAS अधिकारी ही अल्टीमेटली से कोई दंगा फसाद हो जाता है, धारा 144 लागू करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें DC से पूछना पड़ेगा, DC के साइन होके आ जाएंगे तो पुलिस धारा 144 लागू कर देगी एंड 5 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर असेंबली नहीं हो सकती, अनलॉफुल हो जाती है। लेकिन कई बार ना सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदलती है, शहर बड़े होते हैं और जो ये लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ऐसे हो सकती है कि आपको तेज़ी से काम करना है, तो वहाँ पर ना कमिश्नरेट सिस्टम बनने शुरू हो गए हैं। कमिश्नरेट सिस्टम में इसीलिए कमिश्नरेट सिस्टम में बिल्कुल ही एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि जो टॉप मोस्ट आला अधिकारी है पुलिस का, उसको उसी से परमिशन लेनी है, उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी कि 144 लगा दूं कि ना लगाऊं और रिपोर्ट देनी है। तो इसका देखो फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा कि स्पीड बढ़ती है एग्जीक्यूशन की, जो काम करने की, एंड एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि ना अगर लेट्स से कि ठीक वहाँ पे माहौल ठीक से मैनेज नहीं हो पाया तो हमें पता है कि किसको हमें जाके पूछना है कि क्या हुआ था, क्यों नहीं ठीक से मैनेज हो पाया। ठीक से मैनेज हो पाया तो हमें पता है कि क्यों मैनेज हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से सेट होती है एंड ओवरऑल
ओवरऑल स्पीड ऑफ जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स भी तेज़ी से चलता है। तो इसीलिए अब जो जैसे दिल्ली में कमिश्नर ऑफ पुलिस आप देखने को मिलता है, लेकिन जैसे बाकी स्टेट्स में आप देखते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी रहते हैं। तो इसीलिए ये है असिस्टेंट एसपी से आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे एसपी बन जाते हैं, फिर अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तो एसएसपी बन जाते हैं, आईजी लेवल से बढ़ते बढ़ते आप डीजीपी लेवल तक बढ़ते हैं अगर आपके जो करियर इतना लंबा रहता है तो। एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप एसीपी से शुरू करते हैं। ऐसी जगहों पर अगर आप हैं तो देखो अब ऐसे ना बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि एक ही स्टेट में डीजीपी भी है, वहाँ पर किसी किसी जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम भी है। जैसे कि आप देखते हैं पर्टिकुलर दिल्ली के बगल में गुड़गांव में भी शायद कमिश्नरेट सिस्टम ही है, तो लखनऊ में है ना कमिश्नरेट सिस्टम है। तो ये इंप्लीमेंट है शायद अभी, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ चंडीगढ़ के बगल में पंचकूला, वहाँ पर भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है शायद। तो इसीलिए तो कमिश्नरेट सिस्टम कहीं कहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा कैसे नहीं है, वहाँ पर आपको ये सिस्टम एसपी एसएसपी वाला सिस्टम दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ना ये आईपीएस के रैंक्स हैं, मज़ेदार रैंक्स हैं, और आईपीएस अधिकारी बहुत सारी और जगहों को जाके लीड करेंगे। बहुत सारी हमारी जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनको लीड करते हैं, रॉ को लीड करेंगे, आईबी को लीड करेंगे, है ना, सीबीआई को लीड करेंगे, और जो सीआरपीएफ और जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सबको लीड करते करते ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ना इसीलिए कंपैरिजन ज़रूरी है कि आईएएस आईपीएस को एक बार कंपेयर करते हैं, है ना, दोनों को ही कंपेयर करते हैं, पर्टिकुलर जॉब इंपॉर्टेंट है तो देखो जो सोशल स्टेटस की बात होती है, बहुत से बच्चों को ये बहुत मायने रखता है। सोशल स्टेटस से ज़्यादा अभी सोशल मीडिया स्टेटस हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है आईएएस आईपीएस अधिकारी का, क्योंकि पब्लिक डीलिंग वगैरह ज़्यादा है। आईपीएस की तो बहुत ही ज़्यादा है। बंगलाकार हेल्पर वगैरह ऑफ कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये एक टॉप पोजीशंस है। भारत सरकार चाहती है कि टॉप टैलेंट अट्रैक्ट हो, तो ये सुविधाएं दी जाती हैं। एंड नेटवर्क तो ऑफ कोर्स आपका जो आप यू विल बी मीटिंग द टॉप पीपल ऑफ द स्टेट, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑफ द एरिया। एंड वर्क डाइवर्सिटी बहुत एक्सट्रीम है, आईएएस की बहुत ही ज़्यादा है, आईपीएस की रिलेटिवली उससे कम, लेकिन यस बाकी सर्विसेज से ज़्यादा। ओके, अब वर्क लाइफ लेकिन कॉम्प्रोमाइज ही रहता है, ट्रांसफर्स रहेंगी, बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग बदलती हैं, परिवार के साथ मूव करना है, अकेले मूव करना है, चिंता रहेगी। आईपीएस की ड्यूटी कभी छुट्टी नहीं होती, 24/7 ड्यूटी पर हैं, कभी कोई दंगा फसाद ना हो जाए, ऑर्डर लेना पड़े एटसेट्रा। रैपिड, बहुत रैपिड चलता है पुलिस का काम। एंड पब्लिक हॉलीडेज नहीं होती हैं। पब्लिक हॉलीडेज जो हैं वो आपके पुलिस अधिकारी अगर हैं तो आप तो बिल्कुल ही हॉलीडेज नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे 26 जनवरी की छुट्टी है, बाकी सब लोग आराम से घर बैठ के परेड देखेंगे, लेकिन पुलिस वाले इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आज ज़्यादा लोग छुट्टी पर हैं, हो सकता है घूमने फिरने निकलें, हो सकता है बाहर निकलें, तो माहौल ठीक रहे, 15 अगस्त को माहौल ठीक रहे, इसीलिए पुलिस वालों की जो उस दिन जो हॉलीडेज़ के दिन काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए वर्क लाइफ का यहाँ पे थोड़ा रहेगा, क्योंकि टॉप जॉब भी है, आप रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं, आपको लोग जो आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं, तो इसीलिए ये चीज़ तो आपको दिमाग में लेके चलनी होगी। देन फॉरेस्ट, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पर्टिकुलरली फॉरेस्ट एक अलग तरह की चीज़ है, लेकिन स्टिल हमारे देहरादून में ही जैसे देखें अगर आप, तो वहाँ पर ही अकेडमी है। एंड इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा होगा, भारत सरकार की नई नई स्कीम्स आएंगी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो चुकी है। इसी कारण से आप देखेंगे कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स फ्यूचर में भारत किस तरह से बढ़िया प्रगतिशील देश कहलाएगा, या फिर क्लाइमेट चेंज के चलते हम बहुत ही पिछड़ जाएंगे, ये ऑफिसर्स डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे जो जीव जंतु, हमारे देश के वन, हमारे देश में बहुत से जो गरीब लोग हैं जिनके लिए ईंधन वगैरह ही अभी कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से, वुड से मिलता है, तो क्या वो इंश्योर कर पाएंगे कि नहीं, तो हमारे देश की सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर में क्या है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट की पॉलिसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह, इनको मैनेज करना है। एंड सैलरीज में ऑफकोर्स कोई ऐसी कमी नहीं है, सभी के 8 पार ही सैलरीज है। अब सेंट्रल सर्विस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है हमारे पास, फॉरेन सर्विसेज, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पर ही ट्रेनिंग होती है, भारत के इंटरेस्ट को फॉरेन में बताते हैं। अब ना भारत के ना, इसलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया एक चार्ट है ये, जो कि ना भारत के जो अधिकारी हैं जो फॉरेन सर्विसेज में हमारे ना कुछ ऐसे देशों में हमारे ताल्लुकात हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर थे। वहाँ पर हमारी जो अगर आप देखें तो जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के अंदर थे वहाँ पे हाई कमीशन रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि यूके में, पाकिस्तान वगैरह में हमारे हाई कमीशन रहते हैं, लेकिन ऐसे कंट्रीज से जो कि यूके की हुकूमत के अंदर नहीं थे, वहाँ भी तो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहाँ भी तो फॉरेन सर्विसेज
जिसके ऑफिसर बैठे हैं वहाँ एम्बेसी कहलाती है। वहाँ पे एम्बेसी को लीड करेंगे एम्बेसडर, हाई कमीशन में हाई कमिश्नर। लेकिन जैसे यूएन हो गया, सार्क वगैरह में देखें अगर आप, तो पर्टिकुलरली वहाँ पर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। बाकी जगहों पर ये हैं कैपिटल, ये हैं, लेकिन ये कैपिटल में बैठेंगे। जो नॉन कैपिटल जैसे यूएसए में अगर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हो तो हमारे वहाँ पे एम्बेसी होगी, लेकिन नॉन वॉशिंगटन में भी तो हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो वो कॉन्सुलेट जनरल या फिर अगर और छोटे लेवल पर देखें तो कॉन्सुलेट ही हमारे पास रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे मिशन रहते हैं ये। देन आईएफएस ऑफिसर्स की जो दोनों ही तरफ रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में भी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ से बनती हैं और बाहर इंप्लीमेंट होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे बाहर भी हमारे रहते हैं, तो ये उनका एक आपको दिखता है एक करियर प्रोग्रेशन चार्ट। देन रेवेन्यू की सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे रेवेन्यू सेक्रेटरी। अगेन दोस्तों मैंने आपको बताया था आईएएस अधिकारी ही होता है रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसके नीचे बोर्ड होता है एक, जिसमें यूजुअली 6 मेंबर्स होते हैं। वो बोर्ड होता है जो बहुत सारी पॉलिसीज बनाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी सब लोगों तक पहुंचाएगा। ओके, अब इनकी ट्रेनिंग है इनकम टैक्स वालों की। नागपुर में बहुत ही बढ़िया उम्दा कैंपस है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस जो बने हैं किसी के लिए, और टैक्स को ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है पॉलिसी, जनता टैक्स तो नहीं चुरा रही, इस पर काम करना ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट जो जॉब रहती है। सिमिलरली जीएसटी बढ़ता ही जाएगा, बहुत से बच्चों की प्रेफरेंस जीएसटी की तरफ चली गई है, तेज़ हो गई है, इनकम टैक्स से मूव करके वो जीएसटी की प्रेफर करना चाहते हैं। फरीदाबाद में अकेडमी है, लेकिन नई अकेडमी की बात हो गई है, शायद वो बन भी चुकी है। नई अकेडमी आंध्र प्रदेश में लागू होगी, लेट्स सी कि कब बन जाएगी, कब खुल जाएगी। एंड जॉब प्रोफाइल है वो जैसे जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इवन नारकोटिक्स को पकड़ना, और बहुत सारे आप देखते हैं कि जो एयरपोर्ट वगैरह पे जो वसूली की गई, और कोई गोल्ड, कोई कुछ बाहर से सामान ऐसा लेकर आ रहा था, तस्करी हो रही थी, उसको पकड़ते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग अगेन ये कि जॉब है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें जो टॉप मोस्ट जो जॉब कहलाती है वो सीबीडीटी के मेंबर्स के तहत अगर देखें पीसीसी होता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, एंड शुरुआत करियर की होगी असिस्टेंट कमिश्नर से। या ना देखो ये बहुत सही चीज़ होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी, जॉइंट, एडिशनल कमिश्नर, देन उसके बाद कमिश्नर बन जाते हैं। कमिश्नर के बाद बनते हैं आप प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल के बाद बनेंगे चीफ कमिश्नर, एंड उसके ऊपर है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अरे भाई वाह, प्रिंसिपल चीफ एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये लेकिन वहीं तक पहुंच पाएंगे अगर करियर में इतने हमारे पास साल बचे हुए थे। ओके, तो इसीलिए चेयरमैन है, उसके नीचे वेरियस हेडक्वार्टर्स हैं जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चलाएंगे, उसके नीचे डायरेक्टर जनरल्स रहेंगे। ठीक है, एंड देन सबके नीचे डायरेक्टर जनरल्स के नीचे वेरियस फील्ड ऑफिसर्स हैं जो कि चीफ कमिश्नर वगैरह चलाए जाते हैं। पूरी हायरार्की पूरे देश भर में फैला हुआ है हमारे देश में ये जो आईआरएस ऑफिसर्स एंड आईआरएस का पूरा नेटवर्क। तो इसीलिए आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, सिमिलर लेवल पे ही कंपैरिजन दिखता है हमें। और अगेन आई रिपीट कि ये जो करियर प्रोग्रेशन है बहुत ही, जो देखो रैपिड तो है ही है, लेकिन अगेन अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये सब ऊंचे ओहदे हासिल करने का एक मौका होता है। तो ये बताना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लेटर शुरू करेंगे तो आप ये टॉप पे जा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इतने नंबर ऑफ जो आपके पास साल नहीं होंगे करियर में जो कि आप ऊपर इतना जो लेवल उसको अचीव कर पाएँ। ओके, देन अदर ग्रुप ए सर्विसेज में ऑडिट अकाउंट सर्विसेज मैंने आपको बताया, जो कि फाइनेंशियल जो हमारी ऑडिटिंग करती है, बहुत से जो भारत सरकार के अकाउंट्स बनेंगे, एंड देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स की, एंड देन उसके बाद जो कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट की मैंने बात की, इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आएंगे, और पोस्टल सर्विसेज, और इनफैक्ट दोस्तों पोस्टल एंड टेलीग्राफ। तो यहाँ पर ना इसीलिए जो जैसे जैसे स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना, 4G, 5G, 6G, तो ये ना सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन रेलवे मैनेजमेंट, रेलवे प्रोटेक्शन, ट्रेड सर्विसेज, और देन ग्रुप बी की बात करें AFHQ जो डानिक्स एंड जो हमारे पास पौंडीचेरी को भी लेके सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है हमारे पास कि सर ग्रुप ए और बी में फ़र्क क्या है। तो देखो ग्रुप ए वाले हायर जो भी रोल्स होंगे सभी, ये सभी के सभी ग्रुप ए के पास ही हैं। ग्रुप बी से प्रमोशन होकर भी आप ग्रुप ए में आ सकते हो, एंड लेकिन ग्रुप बी में भी आना एक मेरे मानने में तो एक बड़ी ही बात होती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके टास्क्स बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, एंड आपको ऐसे बहुत से काम करने हैं जो कि रादर वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क हैं। तो इसीलिए ग्रुप बी से, लेकिन अगर आप देखें आप 10 से 15 साल से इसके आसपास अगर आप लगाते हैं करियर के बाद, आप ग्रुप ए में प्रमोट होने के लायक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे फ़ोटो हमने ChatGPT से मनवाई, वो कह रहे हैं कि लेकिन इतने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत एफर्ट लगता है। इसीलिए यहाँ पे मतलब पॉइंट मेरा कहने का क्या होता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, तो आप इस तरह से प्लान इमेजिन कर सकते हैं कि आप ग्रुप
ए के लिए एफर्ट बढ़ाएं। ठीक है, ग्रुप ए के लिए एफर्ट बढ़ाएं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको अगेन चाहता हूँ बताना, ग्रुप ए बी सी डी हर तरह की जो जॉब के लिए हर तरह के आप डाइवर्स तरह के लोग देखेंगे, डाइवर्स क्वालिफिकेशंस के लोग देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अगर एफर्ट कर रहे हैं और अगर आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हम सोशियोलॉजी में थ्योरी भी पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं वैसे, तो एक थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेट्स से आप किसी अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट थे, सीए किया हुआ है आपने या कुछ और है ना, अच्छी पढ़ाई की, आईआईटी आईएम से पढ़े हुए हैं, तो आप जॉब पे नहीं जा रहे क्योंकि मुझे एग्ज़ाम करा करना है, तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन, आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो फोरगो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, वो है सैलरी। अगर आप जॉब पे जाते कुछ 25 30 50 60 हज़ार, 1 लाख 2 लाख कुछ तो जॉब मिलती है आपको, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से कि 50 हज़ार की जॉब मिलती और 50 हज़ार जो महीना की जॉब मिलती, साल भर में 6 लाख हो जाते। 2 साल लगा दिया आपने, 2 साल लगते हैं तैयारी करने में, तो 2 साल में दैट मीन्स आपके कितने 12 लाख रुपए के आसपास आपने छोड़ दिया। तो इसलिए आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेट गो किया है अगर चीज़ों का, तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम ऐसा टारगेट करें, जैसे मैं आपको बताया कि टॉप मोस्ट सेवा तो दुनिया में हमारे देश में जो है अभी वो IAS ही है, टारगेट वही करो। लेकिन अगेन आई रिपीट कि IAS IPS IRS डाइवर्स तरह की जॉब्स हैं। एंड यहाँ पे ना देखो एक और चीज़ है, इसलिए आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रुप ए सर्विसेज में जो जॉब हैं, ये वेरियस भारत सरकार के जो ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें ये टॉप बॉसेस बनेंगे। जो रेलवे बोर्ड जो रेलवे का टॉप मोस्ट बोर्ड है, उसके जो हेड हैं वो इस वक्त तो देखें IRTS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो रेलवे ट्रैफिक में अभी वो IRMS बन गया है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह से, बस मेरा ये मानना है कि अगर एफर्ट कर रहे हैं तो तेज़ी से अगर एफर्ट करें, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करें, राइट रिसोर्सेज फॉलो करें, ग्रुप ए ही टारगेट करें। एंड ग्रुप ए में अगर आप जैसे लग रहा है कि यस कहीं पहुंच गए, दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, तो ग्रुप ए में उसके बाद IAS की ही आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। ओके, लेकिन अगेन दैट्स माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसा कि जो पुलिस अधिकारी बनना चाहें, आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसा जो रेवेन्यू अधिकारी बनना चाहें। और रेवेन्यू अधिकारियों का मुझे पर्टिकुलर लगता है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन एंश्योरिंग कि कंट्री ठीक से चलता रहे। और अदर जो जॉब्स भी होती हैं वो मेट्रो सिटीज़ में रहती हैं, और जो काम भी ऐसा है पर्टिकुलरली कि ऐसा नहीं है कि बहुत पब्लिक डीलिंग वाला काम नहीं होता, यस है लेकिन बहुत नहीं होता। अगर आपको उस तरह के काम पसंद है पब्लिक डीलिंग के, तो आपके लिए अलग IAS IPS की जॉब हो सकती है, IPS की जो पर्टिकुलरली। एंड अगर पब्लिक डीलिंग वगैरह से नहीं है तो ऑडिट एंड अकाउंट बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो एंड जो IRS में पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं। तो पब्लिक डीलिंग ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जनमानस के बीच में जाके नहीं रहना होता। ठीक है, तो इसलिए जो फॉरेन सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट जॉब हो जाती है, जो कंट्री में आपको कंट्री के बाहर जाके आप बहुत जो अच्छे से जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे और जो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको लेट्स से कि थोड़ा टाइमली जॉब है, जैसे कि लेट्स से कि टाइमलीनेस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो IFS अधिकारियों की जॉब तब बहुत वो बढ़ जाती है जब कोई उस पर्टिकुलर कंट्री से जुड़ा हुआ कोई लेट्स से कोई अगर पर्टिकुलर कोई मौका आ गया ऐसा वाला, जैसे लेट्स से कोई यूक्रेन युद्ध की बात हुई, अफ्रीका से हमें सोमालिया के आसपास से इवैक्यूएशन करना है, लेट्स से कोई मिनिस्टर विजिट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहा है ना, कोई डेलीगेशन विजिट कर रहा है, तो IFS अधिकारियों की उस वक्त जॉब बढ़ जाती है। एंड जैसे कंट्रीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल USA UK है ना, यहाँ पर तो यहाँ पे काम बहुत बढ़ जाता है। UN में हमारी कोई पर्टिकुलर लेट्स से भाषण है प्रधानमंत्री जी का, तो UNGA में अगर आप वहाँ पे देख रहे हो आप कुछ भाषण देने वाला है, तो आपके काम उस मौके बढ़ जाएगा। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड जॉब फॉरेन सर्विसेज। तो इसीलिए मेरा आपको काम था ये बताना कि वेरियस सर्विसेज में क्या क्या रहता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करियर प्रोग्रेशन है, कितने सालों में कहाँ पहुँचोगे, उसके बारे में बताना। तो ग्रुप B से शुरू करते हैं तो हमें 15 के आसपास साल लग जाते हैं ग्रुप A पहुँचने में। एंड इतने में डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ योर लाइफ विल पास। तो इसीलिए शुरू करें अगर तो उसके बाद तो ग्रुप A ही टारगेट करें, एंड ग्रुप A के ऊपर ही अगर आप देखें IAS टारगेट करें। तो मैं इसलिए बस मेरा यही आपसे कहना है। ओके ठीक है, तो इसलिए बाकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स में जो कोई रिक्वायरमेंट्स एज सच नहीं होती, हाइट चेस्ट और ये वो है ना, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजीजेस लिखी हुई हैं जो कि वो कहते हैं कि इनको हम नहीं भर्ती करेंगे। ओके, लेकिन IPS में हाइट चेस्ट और आईसाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये आपको देखनी ही होंगी। ये टाइम एंड अगेन वैसे UPSC नोटिफाई करता रहता है अपनी नोटिफिकेशंस में। ओके, तो इसीलिए कलेक्टर अगर आप बनते हैं तो सिर्फ नोट्स के कलेक्टर मत बनिए। सिर्फ नोट्स कलेक्ट कर लूँ मैं, यहाँ से कलेक्ट कर लूँ, वहाँ से कलेक्ट कर लूँ, पढ़े ही नहीं रहे, कुछ देख ही नहीं रहे, तो नोट्स के कलेक्टर मत बनिए, नॉलेज के कलेक्टर बनिए। एप्लीकेशन भी लगाइए, अप्लाई कीजिए उनको,
टेस्ट कीजिए खुद को, और एम्पथी मतलब जनता के दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, और एक्सेप्टेंस को कि डाइवर्सिटी हो सकती है, लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, कैसे मुझे सभी को ही सेवाएं पहुंचानी है, कैसे एक अच्छा देश बनाना है, उसके करेक्टर बनिए, ऐसे आइडियाज़ के करेक्टर बनिए। बस यही मेरे एक आपसे उम्मीद है, और इसीलिए अच्छे तरीके से नॉलेज गैदर कीजिए, मेहनत कीजिए। मुश्किल एग्ज़ाम होता है, देश का टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करता है ये आज भी। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिसके इसमें बहुत 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 टाइम बिता देते हैं, 5-5 साल से ऊपर बिता देते हैं, 8-8 साल बिता देते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि इफ दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ऐसा नहीं शायद करना चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन अगेन मेहनत किए बिना ये एग्ज़ाम में आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो इसलिए मैं समराइज़ कर रहा हूँ, देयर आर वेरियस सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज आपको बेस्ट आपको लगता है आपके हिसाब से सूट करती है, उसको टारगेट कीजिए। एंड उसके सिवा बहुत अगर लग रहा है कि बहुत टाइम से तैयारी करने नहीं हो रहा, तो आपको कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑप्शंस आर सो मेनी। एंड देन उसके बाद IAS और IIM IIT की डिबेट में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट जॉब, इसी के कारण ही आपको यहाँ पर आना चाहिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ आईज ऑन यू कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड आप सच में देश को बदलेंगे। फ्यूचर जो हमारा देश का होगा आपके थ्रू ही बन के जाएगा। एक फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब भी लिखी थी, उसमें ही लिखा था जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर मोस्ट डेवलप्ड बिकॉज दे हैव द बेस्ट फंक्शनिंग ब्यूरोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेहनत कीजिए, अच्छा देश बनाइए, अच्छा राज्य बनाइए। दैट्स इट, दैट्स माई ओनली आइडिया दैट आई वांटेड टू शेयर। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताना, बहुत ही जो डिटेल में बताने की कोशिश थी लंबा हो गया इसलिए। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर।